देखिए जो है हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? कहने का मतलब है अपवर्तन का नियम। क्या पढ़ना है? जैसे हम लोगों ने परावर्तन में परावर्तन के नियम पढ़े थे, इसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों को अपवर्तन का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो हेडिंग डालिए आप लोग, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का नियम का मतलब होता है रिफ्रैक्शन के रूल हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा ये बताइए आप लोग, परावर्तन के कितने नियम थे? परावर्तन के कितने नियम? 2। परावर्तन के नियम नहीं जानते हो? पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के। ऐसे जो है अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रथम नियम देखिए, हम लोग देखते हैं क्या होता है। प्रथम नियम में सबसे पहले आप लोग चित्र समझिएगा। जैसे मान लो ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? और ये मान लो विरल माध्यम है। विरल का मतलब इसका अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक क्या है? ज़्यादा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसे सघन कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल। मान लो कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये सघन माध्यम है और ये क्या है? तो जहाँ पर ये प्रकाश की किरण टकरा रही इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, और ये होता है नॉर्मल। और पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाती हैं? सघन से विरल में, तो वे प्रकाश की किरणें अभिलंब से, और इसका उल्टा बताया था कि जब विरल से सघन में जाएं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इस तरीके से प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जब ये सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो इसका नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? आपतित किरण। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है? अब देखो, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण है, अभिलंब से जो कोण बनाएगी इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो देखो यहाँ पर जो अपवर्तन का नियम हम लोगों को पढ़ना है, कितने नियम है यहाँ पर? पहला नियम क्या पढ़ना है? जैसे हम लोगों ने परावर्तन का पहला नियम पढ़ा था उसी तरीके से ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते। कौन कौन सी किरण? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरीके से नोट करिए आप लोग। प्रथम नियम में आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी के सभी जो है एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो है अपवर्तन का, जो द्वितीय नियम है, जो सेकेंड लॉ है, द्वितीय नियम स्नेल का नियम कहलाता है। द्वितीय नियम किसका नियम कहलाता है? स्नेल का नियम। द्वितीय नियम होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम देखो, आई का मतलब हमने बताया आपको कि आपतन कोण होता है। आई का मतलब आपतन कोण और आर का मतलब अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या देखो, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? साइन का मतलब ज्या होता है। तो स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, ये जो अनुपात होता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट। साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। तो लिखो द्वितीय नियम, लिख लो, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। साइन आई अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब मेरठ एग्जाम कराया था तो ये पूछा गया था, स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपवर्तन के नियम लिखिए, ये दोनों नियम लिखना पड़ेगा। या हो सकता पूछ लिया जाए स्नेल का नियम क्या है। समझ गए बात कि नहीं? स्नेल का नियम लिखिए तो ये लिख देना और ये लिख देना, वही चित्र बना देना। कोई एक डायग्राम जरूर बनाना एग्जाम में। कोई भी चीज़ हो बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है चित्र बनाना। सबके चित्र बनेंगे हर जगह, है ना। तो इस तरीके से साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि एग्जामिनर क्या है ना, वो चित्र देखेगा। ये पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, इसमें क्या लिख के आप आए उससे कोई मतलब नहीं उनको। ठीक है, तो साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये होता है स्नेल का नियम। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है साइन आई बटा साइन आर बराबर एन मतलब अपवर्तनांक। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है स्नेल का नियम। ऑप्शन में जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं उनमें ऐसा मिल जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। आई और आर तो जानते हो, आई क्या है? आपतन कोण है और आर क्या है? अपवर्तन कोण है। और जो एन है वो क्या है? एन का मतलब होता अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए ना? एन का मतलब क्या होता? अपवर्तनांक। अब जैसे ये पहला माध्यम है, इसका अपवर्तनांक जो है n1 और ये दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n2। तो कभी कभी जो है स्नेल का नियम ऐसा नहीं मिलता है, दूसरे तरीके से जो है लिखा रहता है। देखिए साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, ऐसा भी मिल सकता है। साइन आई बटे साइन आर, चाहे साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट मिल जाए, ये भी स्नेल का नियम है। चाहे साइन आई बटे साइन आर, यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर बराबर n मिल जाए तो भी ये सही है, ये भी स्नेल का नियम है। और साइन आई बटे साइन आर n2 बटे n1 मिल जाए तो भी ये जो है स्नेल का नियम है। तो यूपी कैडेट में अगर पूछा जाता है स्नेल का नियम है, हो सकता है ऑप्शन में ये मिल जाए, हो सकता है ऐसा ऑप्शन में मिल जाए, हो सकता है ऐसा मिल जाए। तो ये आपका हो गया
जो है स्नेल का नियम, नोट कर लो सब लोग, स्नेल का नियम नोट हो गया। अब अपवर्तन पर आधारित उदाहरण, हेडिंग डालिए, अपवर्तन पर आधारित उदाहरण, एग्जाम्पल्स। अपवर्तन पर आधारित उदाहरण यूपी कैटेट में एग्जाम्पल ये पूछ लिया जाता है। अपवर्तन पर आधारित उदाहरण में जैसे पहला उदाहरण यह है कि जल में डूबा सिक्का। अगर मान लो कोई भी बर्तन है और उस बर्तन में पानी भरा है, उसमें जो है कोई सिक्का डाल दीजिए, तो सिक्का जो है बर्तन के तली में होता है, लेकिन जब हम लोग उसको देखते हैं तो वो उसकी तली जो है थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब सिक्का थोड़ा सा नज़दीक दिखता है। समझ गए बात कि नहीं? जब जो है जितनी गहराई में वो सिक्का है उतनी गहराई में नहीं दिखता, थोड़ा सा ऊपर उठा प्रतीत होता है। ऐसे मान लो तालाब में मछली है और मछली को जब हम लोग जो है बाहर से देखते हैं तो ऐसा हमको लगता है कि मछली ऊपर है, जबकि वो ऊपर नहीं होती, वो गहराई में होती है। तो कोई भी वस्तु गहराई में होती है और उसको हम लोग विरल माध्यम से देखते हैं, सघन माध्यम में रहती है और विरल माध्यम से देखते हैं, तो वह वस्तु हमको जो है थोड़ा सा नज़दीक दिखती है, कम गहराई में दिखती है। तो ये जो होता है, ये जो ऐसा होता है कि जो है ज़्यादा गहराई में रहती है लेकिन हमें आभास होता है कम गहराई में, ये अपवर्तन के कारण से होता है। किसके कारण से? अब जैसे मान लो जल में मछली है और मछली जो है उड़ती हुई चिड़िया को देखे, तो चिड़िया जो है जितनी ऊंचाई पर है वो उतनी ऊंचाई पर नहीं दिखाई पड़ती, ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी। तो ये जो आभास हुआ ज़्यादा ऊंचाई, ये किस घटना के कारण से होता है? यह अपवर्तन के कारण से होता है। कोई वस्तु कहीं पर है, उसको दूसरे माध्यम से देखा जाए, जहाँ पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर वो वहाँ पर ना दिख करके उससे नज़दीक दिखे या उससे दूर दिखे, तो समझ जाना वो किस घटना के कारण से होता है। तो जल में डूबे सिक्के का उठा प्रतीत होना, पहला जो है जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा प्रतीत होना, ऊपर उठा प्रतीत होना, आंसर इसका है अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ऑप्शन में लिखा रहेगा यूपी कैटेट में, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण से जो है ऐसा होता है। जल में डूबी छड़ का, अगर कोई रॉड होती है, कोई छड़ होती है, उसको जल में डुबो दीजिए, तो वो छड़ को जब हम लोग वायु से देखते हैं तो वो ऐसे रहती है, तो ऐसे टेढ़ी दिखती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये किस घटना के कारण से होता है? अपवर्तन। तो जल में डूबी छड़ का मुड़ा प्रतीत होना, मुड़ा प्रतीत होना, मुड़ा प्रतीत होना, ये भी आंसर इसका है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मुड़ा प्रतीत होना किसकी वजह से होता है? अपवर्तन के कारण से होता है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये भी जो है अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन की वजह से तारे टिमटिमाने हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तारों के टिमटिमाने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्योदय के पहले, सूर्योदय नहीं हुआ होता, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई पड़ना, वो भी अपवर्तन के कारण से होता है।
कि उसकी स्थिति कहीं और होती है लेकिन दिखता कहीं और है। तो सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना, सूर्य का दिखना, इसका भी आंसर होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण जो है होता है। तो ये उदाहरण जो है बेसिक है, ये एग्जाम्पल जो है पूछ लिए जाते हैं कि किस घटना के कारण से क्या होता है। तो जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा प्रतीत होना, जल में डूबी क्षण का मुड़ा प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना, ये जो है किसकी वजह से होता है? प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन। ये रिफ्रैक्शन के कारण से होता है। ठीक है। अब जैसे अभी हमने बताया आप लोगों को कि अगर मान लो जल में मछली है और उसको हम लोग वायु से देखें तो मछली जितनी गहराई में होगी तो क्या उतनी ही गहराई में दिखाई पड़ेगी? ज़्यादा गहराई में दिखाई पड़ेगी कि कम? तो जो कम गहराई में दिखाई पड़ेगी वो आभासीय गहराई होती है। कौन सी? और जहाँ पर वो वास्तव में होती है उसे कहते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं? वास्तविक गहराई। तो अब हम लोग जो है वास्तविक गहराई और आभासीय गहराई के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तविक गहराई और आभासीय गहराई में संबंध क्या होता है। यही तो मतलब होगा कि भाई कोई भी वस्तु है वो सघन माध्यम में है, जैसे पानी में है, जो है मछली पानी में है, उसको वायु से देख रहे हैं तो वायु तो विरल माध्यम है। तो वायु जो है, वायु के सापेक्ष कोई भी माध्यम है वो सघन माध्यम होगा। तो पानी में मछली है और उसको वायु से देखा जा रहा है तो जितनी वो गहराई में होती है वो रियल गहराई होती है, लेकिन जो है वायु से देखने पर जितनी डेप्थ में वो दिखाई पड़ेगी, आभास जितने पर होगी, उसको कहते हैं आभासीय गहराई। क्या बोलते हैं? तो हेडिंग डालिए, आभासीय तथा वास्तविक गहराई। वास्तविक तथा आभासीय गहराई या आभासीय तथा वास्तविक गहराई, हेडिंग डाल लीजिए। रियल एंड एपरेंट डेप्थ, वास्तविक तथा आभासीय गहराई। वास्तविक का मतलब होता है रियल, वास्तविक व आभासीय, आभासीय गहराई। देखो DAC का क्या मतलब? D का मतलब डेप्थ, D का मतलब, और AC मतलब एक्चुअल। एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई। D का मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, और AP का मतलब एपरेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहले तो इसी का मतलब समझ लो। DAC का मतलब होता है एक्चुअल डेप्थ। ये D का मतलब डेप्थ, AC मतलब एक्चुअल, और DAP, ठीक है, D मतलब डेप्थ, AP मतलब एपरेंट। एपरेंट डेप्थ ये होता है वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, और एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है आभासीय गहराई, एपरेंट डेप्थ। देखो मान लो पानी है, यानी सघन माध्यम है, ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम में कोई वस्तु रखी गई है। उदाहरण के लिए मान लो पानी है और पानी में जो है कोई सिक्का है, यहाँ पर है, वास्तविक गहराई सिक्के की यहाँ पर है, वस्तु की वास्तविक गहराई यहाँ पर है, इस जगह पर है,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है इसको बोलते हैं DAC। क्या बोलते हैं? और जब हम लोग विरल माध्यम से देखेंगे, जब हम लोग रेयरर मीडियम से देखेंगे, विरल माध्यम से इस वस्तु को देखेंगे, तो क्या ये यहीं पर दिखाई पड़ेगी? ऊपर दिखाई पड़ेगी ना थोड़ा सा। इसका मतलब ये जो वस्तु है ये थोड़ा सा ऊपर उठा प्रतीत होगा, ये यहाँ कहीं प्रतीत होगा। तो जितनी गहराई में ये दिखेगी उसको क्या बोलेंगे? DAP। क्या बोलेंगे? ये आभासीय गहराई है। DAP का मतलब क्या होता है? आभासीय गहराई। और ये जहाँ पर वास्तव में वस्तु है वो क्या है? वास्तविक गहराई। तो वास्तविक गहराई और आभासीय गहराई में हम लोग संबंध लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो DAP आभासीय गहराई बराबर वास्तविक गहराई DAC बटा अपवर्तनांक n। सूत्र है DAP बराबर DAC अपान n। DAP बराबर क्या होगा? DAC बाई n होता है, अर्थात आभासीय गहराई बराबर आभासीय गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ। जो भी रियल गहराई होगी ना उसको अपवर्तनांक से भाग दे देना। किससे डिवाइड करना? जो भी रियल गहराई होगी वस्तु की, मतलब वस्तु जितने रियल गहराई में है उसको अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना, भाग दे देना। भाग देने के बाद जो आएगा उसे कहेंगे आभासीय गहराई। क्या बोलते हैं? उसे आभासीय गहराई कहते हैं। अब जैसे मान लो कोई वस्तु जो है, यहां क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक वस्तु जल में 12 सेंटीमीटर गहराई में स्थित है, तो इसे वायु से देखने पर कितनी गहराई पर दिखेगी? कितनी गहराई पर दिखेगी? पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। यह क्वेश्चन है इस तरीके का। एक वस्तु है जल में, जल का अपवर्तनांक आपको याद होना चाहिए 4/3 होता है। कितना होता है? जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर वास्तविक गहराई दी गई है, तो आभासीय गहराई हमको बताना है। तो DAP बराबर क्या हो जाएगा? DAC का मान देखो कितना दिया गया, 12/, अपवर्तनांक का मान कितना होता है? जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। यहाँ पर लिखेंगे 4/3। 3 कहाँ चला जाएगा? 4 1 4, 4 3 त्रिका कितने सेंटीमीटर पर? इसका मतलब वो कितने सेंटीमीटर पर आभास होगी? 9 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? C ऑप्शन सही है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कितना वस्तु शिफ्ट हो जाएगी, वस्तु थी कितने सेंटीमीटर पर? 12 सेंटीमीटर पर, दिख कितनी रही कितने सेंटीमीटर पर? 9। कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा? कितना? क्या किया? 12 में से 9 घटा दिया, तो ये पता चल गया कि वस्तु कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा। कितने सेंटीमीटर उठा प्रतीत होगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? कैसे मालूम चलेगा? पूरी गहराई एक्चुअल में से जितना अपरेंट है उतना घटा दो। भाई आपसे पूछा जाए एक वस्तु है वो 12 सेंटीमीटर गहराई में स्थित है, तो अगर उसको वायु से देखें तो कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा? तो पहले तो आभासीय गहराई निकाल लो, 9 सेंटीमीटर आ गया, तो 12 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर घटा दो तो ये पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा प्रतीत होगा। तो 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा प्रतीत होगा। तो जितना ऊपर उठा प्रतीत होता है वस्तु, जब विरल माध्यम से देखते हैं वस्तु जितना ऊपर उठा प्रतीत होता है उसे कहते हैं आभासीय शिफ्ट। क्या बोलते हैं?
उसे कहते हैं आभासीय विस्थापन। अगर आपको आभासीय विस्थापन बताना हो तो यही लिख दे रहे हैं, आभासीय विस्थापन, आभासीय विस्थापन, आभासीय शिफ्ट। कैसे निकलेगा आभासीय शिफ्ट? DAC में से क्या घटाओगे? DAP घटा दो। पूरी जो गहराई एक्चुअल वाली है उसमें से आभासीय वाली गहराई घटा दो, तो ये पता चल जाएगा कि वस्तु कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आभासीय शिफ्ट को या आभासीय विस्थापन को x मान लो, तो x बराबर होगा DAC माइनस DAP बराबर, अभी सूत्र हम लोगों ने लिखा है, DAP बराबर क्या है? DAP बराबर है DAC बटे n। तो यहाँ लिखेंगे DAC अपान क्या होगा? n हो जाएगा। तो x बराबर कॉमन क्या है? DAC कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपान n। तो ये आपका हो गया आभासीय शिफ्ट, आभासीय विस्थापन कि वस्तु कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा। तो ये यूपी कैडेट के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। DAP बराबर DAC बाई n, DAP बराबर DAC बाई n होता है, नोट करो। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को आभासीय और वास्तविक गहराई बता दिया, प्रकाश का अपवर्तन बता दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, क्रांतिक कोण क्या है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।